मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये गज़ल दुष्यंत कुमार द्वारा रचित है, जो उनके काव्य संग्रह साए में धूप से लिया गया है। ये गज़ल जो है वो कहीं न कहीं एक क्रांतिकारी भावना को जागृत करता है। और इसके साथ ही आज के वीडियो में हम दुष्यंत कुमार की गज़ल पढ़ेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रीना सिंह और आज हम कक्षा 11 की पुस्तक आरोह भाग 1 हिंदी विषय से गज़ल पढ़ेंगे, जो दुष्यंत कुमार द्वारा रचित है। दुष्यंत कुमार जी का जन्म 1933 राजपुर नवादा गांव में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं में है सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साए में धूप, जलते हुए वन का वसंत। ये सब इनके काव्य संग्रह हैं। इसके साथ ही एक कंठ विष पाई, गीत नाट्य, छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी, ये इनके उपन्यास हैं। इनकी मृत्यु सन 1975 में हुई। दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जीवन इलाहाबाद में आरंभ हुआ। वहाँ की साहित्यिक संस्था परिमल की गोष्ठियों में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे और नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ भी जुड़े रहे। एक कंठ विष पाई शीर्षक गीति नाट्य हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण एवं बहुप्रशंसित कृति है। यहाँ दुष्यंत कुमार की जो गज़ल दी गई है, जो कक्षा 11 के सिलेबस में है, वह उनके गज़ल संग्रह साए में धूप से ली गई है। गज़लों में शीर्षक देने का कोई चलन नहीं है, इसलिए यहाँ कोई शीर्षक नहीं दिया जा रहा है। गज़ल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर अपने आप में मुकम्मल अर्थात पूर्ण होते हैं और स्वतंत्र होते हैं। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार यानी कि आवश्यकता नहीं रहती। इसके बावजूद दो चीज़ें ऐसी हैं जो इन शेरों को आपस में गूंथ कर एक रचना की शक्ल देती हैं। एक रूप के स्तर पर तुक का निर्वाह और दो अंतर वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह। यहाँ पहले शेर की दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है और उसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्ति में इस तुक का निर्वाह होता है। आमतौर पर गज़ल के शेरों में केंद्रीय भाव का होना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पूरी गज़ल एक खास मन स्थिति में लिखी गई जान पड़ती है। राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव एक तरह से इस गज़ल का केंद्रीय सूत्र बन गया है। इस प्रकार दुष्यंत की यह गज़ल हिंदी गज़ल का सुंदर नमूना प्रस्तुत करती है। गज़लें खास तौर से अपनी प्रेयसी के सौंदर्य या माशूका के सौंदर्य के लिए लिखी जाती थी दुष्यंत कुमार से पहले, लेकिन जब इन्होंने इस विधा में पदार्पण किया तो इन्होंने एक क्रांतिकारी हथियार के रूप में गज़ल का प्रयोग किया। लोगों के अंदर व्यवस्था के प्रति, गलत व्यवस्था के प्रति विद्रोह जगाने का प्रयास किया, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया अपनी गज़लों के माध्यम से। यहाँ गज़ल जो पहला है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। ये ऐसा लग रहा है इस गज़ल को पढ़ने के समय कि ये सब इनकी जो ये रचनाएं हैं ये सन 1973 से 75 के बीच की हैं, जो उनके जीवन का अंतिम समय था। उस समय देश में राजनीतिक उथल पुथल जोरों पे था, इमरजेंसी का समय था वो। उस समय कहीं प्रशासन में, शासक में एक तानाशाह की स्थिति बनी हुई थी, जिससे के कारण लोगों के मन में एक विद्रोह की भावना जगी थी। लोग अपनी जो सरकार के वादे थे चुनाव से पहले कि गरीबी हटा देंगे, सुविधाएं संपन्न देश को बना देंगे, वो चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही थी, वो वादे पूरे नहीं हो पा रहे थे। लोग अपने आप को ठगे से महसूस कर रहे थे और इस बात को लेकर, इन विपरीत व्यवस्थाओं को लेकर कवि के मन में विद्रोह था, कवि के मन में कसक थी, एक कष्ट था। तो इस कष्ट को इस गज़ल में हम साफ समझ सकते हैं कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए,
मैंने कहाँ, हर घर के लिए सभी सुविधाएं जरूरी थीं। ये तय था कि सभी घर को, सभी लोगों को की सारी ज़रूरतें पूरी होंगी। वहीं चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो जितना लोगों को मिलना था, हर एक घर को मिलना था, वो एक शहर को भी नहीं मिल पाया। लोग अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा महसूस कर रहे हैं कि जो वादे किए गए थे कि चुनाव से पहले, कि चुनाव के बाद, जीतने के बाद, सत्ता हासिल होने के बाद उनके सारे कष्टों को दूर कर दिया जाएगा, वो कष्ट दूर नहीं हुए। जहाँ व्यक्तिगत तौर पे ऐसा वादा किया गया था कि व्यक्तिगत सबके कष्ट दूर हो जाएंगे, हर एक घर में एक चिराग होगा, यानी कि रोशनी होगी, सुविधाएं होंगी, वो एक शहर को भी मयस्सर नहीं हुआ, यानी एक शहर तक को नहीं मिला। घर तो बहुत दूर की बात है। अब कवि जो है, उसका मन जो है इस व्यवस्था से बिल्कुल खिन्न हो चुका है। देखिए अगली पंक्ति में उसकी खिन्नता जो है वो साफ झलकती है। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। ध्यान से सुनिए, एकदम अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। यहाँ कवि कह रहा है दरख्त यानी कि पेड़। अगर पेड़ के साए में, पेड़ की छाया में भी धूप लगे तो उस पेड़ के नीचे खड़े होने का क्या तात्पर्य, यानी कि जो हमारे सरपरस्त हैं, जो हमारे रक्षक हैं, वही हमें नुकसान दे रहे हैं, वही हमारे भक्षक बने हुए हैं। तो अब यहाँ रहने का कोई उद्देश्य नहीं है। अब हमें यहाँ से पलायन करना चाहिए, यानी कि इन परिस्थितियों के प्रति विद्रोह करना चाहिए। दरख्तों के साए में धूप लगना, कितना अच्छा इस बिंब का वर्णन है यहाँ, कितना अच्छा प्रतीक दिया है कवि ने कि दरख्त के साए में, यानी कि पेड़ की छाया में भी हमें धूप लग रही है, तो इस पेड़ की छाया में खड़े होने का कोई उद्देश्य नहीं है, यहाँ से पलायन करना चाहिए। यानी कि इस प्रशासन में हमें वो सुविधाएं जो कही गई थी वो नहीं मिल रही थी, तो हमें इसका विरोध करना चाहिए। इसके साथ ही आगे का शेर पढ़ेंगे हम, कैसे कवि लोगों की भावनाओं का वर्णन करता है कि वो अपनी आवश्यकता विहीन अवस्था में कैसे वो रह लेते हैं। न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। कह रहा है कि जैसा नेता चाहते हैं वैसा वो कर लेते हैं, क्योंकि लोग उनका सहयोग करते हैं। कैसे? अगर उनके पास कमीज़ नहीं हो अपना शरीर ढकने के लिए, तो अपने पाँवों को मोड़कर, घुटनों को मोड़कर अपने पेट को ढक लेते हैं, यानी कि अपनी आवश्यकताओं को वो सीमित कर लेते हैं, लेकिन विरोध नहीं करते। वो अपनी आवश्यकताओं को आवश्यकता विहीन अवस्था में रह लेते हैं, लेकिन कभी विद्रोह नहीं करते, विरोध नहीं करते व्यवस्था के प्रति, व्यवस्था नहीं कुव्यवस्था के प्रति। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए, और ऐसे लोगों के लिए, ऐसे नेताओं के लिए ऐसी ही जनता मुनासिब है। वो उनको वो जिस सफ़र में चल रहे हैं, जिस रास्ते पे वे चल रहे हैं, उसमें बढ़ने में, आगे बढ़ने में ये लोग पूरा सहयोग करते हैं उनका, क्योंकि उनकी गलत नीतियों का भी विरोध नहीं करते। अगर गरीबी की मार जनता झेल रही है तो वो प्रशासन का विरोध नहीं करेगी, तंत्र का विरोध नहीं करेगी, अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर लेगी। तो ऐसे लोग जो हैं इस गलत मानसिकता के लोगों को बढ़ावा देते हैं। वो परिस्थितियों का, विपरीत परिस्थितियों का विद्रोह नहीं करते, विरोध नहीं करते, बल्कि सामंजस्य बिठाते चले जाते हैं। चाहे जितना भी उन्हें झुकना पड़े, जितना भी उन्हें दबना पड़े, वो दबते चले जाते हैं, झुकते चले जाते हैं और परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठा लेते हैं। और इसलिए जो नेता लोग जो हैं, जो हमारी जो गलत व्यवस्था है सामाजिक और राजनीतिक, वो अपने रास्ते पर वैसे ही आगे बढ़ती जाती है कि कहीं उन्हें रुकावट नहीं मिलता, कहीं उन्हें विरोध नहीं मिलता। अगला शेर देखते हैं। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए।
कितनी अच्छी आम जन की एक जो आँखों में जो सपना होता है अपने दिन बदलने की, उसका कितना मार्मिक उदाहरण यहाँ दिया है कवि ने कि खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही। ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, वो आदमी का ख्वाब ही है। कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, क्योंकि यथार्थ तो बहुत कड़वा है। कहीं एक कल्पना में तो कुछ है अच्छा कि हाँ भगवान तो है, वो देख रहा है, ईश्वर तो है, खुदा तो है, वो देख रहा है। आज नहीं तो कल हमारी परिस्थितियाँ जो हैं वो बदल जाएंगी, अनुकूल हो जाएंगी, सारी विपरीत परिस्थितियाँ हमारे अनुसार हो जाएंगी, अनुकूल हो जाएंगी। तो इन प्रतिकूल परिस्थितियों के अनुकूल होने की आशा में वो अपने समय को काटता चला जाता है, वो अपनी परिस्थितियों के कष्टों को झेलता चला जाता है। इसलिए कवि कह रहा है कि उन्हें तंत्र पे भले ही विश्वास नहीं है, लेकिन उस ईश्वर पे विश्वास है जिसे उन्होंने देखा तक नहीं है। इसलिए कवि कह रहा है कि खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, कि वो क्षण भर के लिए उसी नज़ारे से खुश तो हो जाते हैं, उसी आस में खुश तो हो जाते हैं कि ईश्वर एक दिन हमारी परिस्थितियों को बदल कर सब कुछ ठीक कर देगा। अगला शेर सुनिए। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। वो जनता को कहता है कवि कि वो मुतमईन है, वो निश्चिंत हैं कि ये प्रशासन जो है वो पत्थर का है, वो पिघल नहीं सकता। यानी कि उनको हमारे ऊपर दया नहीं आ सकती, तरस नहीं आ सकता, वो हमारी मजबूरियों को नहीं समझ सकता। लेकिन कवि कहता है अपने मन की बात, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। लेकिन मैं बेकरार हूँ कि ये इनके प्रति जो लोगों का रवैया है वो बदले, लोग इसका विरोध करें। मैं उनकी आवाज़ में वो असर देखना चाहता हूँ कि उनका कष्ट जो है वो क्रांति का रूप ले, विद्रोह का रूप ले। कवि एक सरकारी मुलाजिम होने के साथ साथ सरकार का विरोध कर रहा था, तो कहीं न कहीं उसके ऊपर सरकार की कोप का भाजन उसे बनना ही पड़ा। उस चीज़ को व्यक्त करते हुए इस शेर में अपने मन की अभिव्यक्ति की है दुष्यंत कुमार ने। तेरा निज़ाम है सिलदे ज़ुबान शायर की, तेरा निज़ाम है सिलदे ज़ुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। यानी कि जो राजनीतिक उथल पुथल पूरे देश में मचा हुआ था, इमरजेंसी का समय था, सभी लोग विद्रोह की स्थिति में थे, आमजन भी, विद्यार्थी भी, किसान भी, सभी विद्रोह की स्थिति में उठ खड़े हुए थे। एक क्रांतिकारी परिवर्तन की स्थिति थी पूरे देश में, एक कोलाहल सा मचा हुआ था। तो उस समय कवि के ऊपर भी कुपित हुई सरकार, कवि को भी कोप का भाजन बनना पड़ा उनका। तो कवि उसकी अभिव्यक्ति करता है कि तेरा निज़ाम है सिलदे ज़ुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। कि निज़ाम यानी कि सरकार जो है वो चाहती है कि ज़ुबान अपनी बंद कर दे। शायर कौन? दुष्यंत कुमार, कि वो शायर की ज़ुबान को बंद कर देना चाहते हैं। ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए, यानी कि जिस तरह की परिस्थितियाँ इस समय देश में हुई हैं उसके लिए वो अपने फेवर में, अपने सावधानी में ये एहतियात, ये सावधानी उनके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शायर की शायरी जो है वो एक क्रांतिकारी हथियार की तरह है। इस गज़ल का अंतिम शेर है, जिए तो अपने बगीचे में गुल मोहर के तले, जिए तो अपने बगीचे में गुल मोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुल मोहर के लिए, मरे तो गैर की गलियों में गुल मोहर के लिए। कवि इसमें कहना चाहता है कि जिस तरह गुलमोहर का फूल जो होता है वो आकर्षक होता है,
वैसे ही स्वाभिमानी व्यक्ति का व्यक्तित्व भी उतना ही असरदार, उतना ही आकर्षक होता है। तो कहता है कि यहाँ तो गुलमोहर जो है वो, यहाँ शाब्दिक अर्थ नहीं है इसका, प्रतीकात्मक अर्थ है कि गुलमोहर का प्रतीकात्मक अर्थ यहाँ स्वाभिमान से है। कवि कहता है कि सबसे सुखद जीवन वही है जो हम अपने स्वाभिमान के साथ अपने परिवार संग बिताएं। और अगर हम अपने स्वाभिमान के लिए ही अगर मरना भी पड़े तो वो हमारा जीवन भी अगर समाप्त हो तो वो किसी को सुख दे, दूसरों के सुख के लिए मरें और अपने स्वाभिमान के साथ जिए भी स्वाभिमान के साथ और मरे भी स्वाभिमान के साथ। व्यक्ति का स्वाभिमान उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। कवि चाहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने स्वाभिमान को बनाए रखना चाहिए, तो उसका व्यक्तित्व बिल्कुल वैसे ही आकर्षक होगा जैसे गुलमोहर का वृक्ष होता है, गुलमोहर का फूल होता है। इसके साथ ही ये वीडियो अब समाप्त होता है, ये पाठ समाप्त होता है। और अगर किसी तरह का आपको डाउट हो इसके अर्थ के समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, मैं बताने का प्रयास करूँगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।